सच तुम नहीं सच हम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। सच तुम नहीं सच हम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच तुम नहीं सच हम नहीं। भारतीय नाट्य अकादमी के आयोजित कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं विपिन कुमार जी, जिन्होंने 1987 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से एक्टिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिन्होंने अनगिनत नाटकों का निर्देशन किया है, जिन्होंने देश के तमाम नाट्य समारोहों में भागीदारी की है, जिन्हें 20 साल से अधिक नाट्य विधा में पढ़ाने का तजुर्बा है, देश भर में थिएटर वर्कशॉप किया है, कई यूनिवर्सिटीज में और ड्रामा डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी है, कई डॉक्यूमेंट्री और सीरियल प्रोड्यूस किया है। इन्हें झारखंड स्टेट अवार्ड एक्टिंग में मिला 2016 में, सिक्किम कलाकार संघ पुरस्कार 2016 में, 2016 में राष्ट्रपति के हाथों इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सिक्किम सेंटर के डायरेक्टर हैं। विपिन जी के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा, हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आइए स्वागत करते हैं विपिन कुमार जी का। नमस्कार विपिन जी। नमस्कार। रंगनाद के मंच पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। निर्देशन या अभिनय, क्या पसंद है? दरअसल मैं तो अभिनेता ही हूँ और रुझान निर्देशन की ओर था मेरा शुरू से ही। और जब मैंने रंगमंच शुरू किया तो मुझे रंगमंच को स्थापित करना था, क्योंकि मैं झारखंड के बहुत ही छोटे से शहर से हूँ, तो वहाँ खुद ही सब कुछ करना था मुझे। तो मैंने वहाँ निर्देशन जो है शुरू किया। बाद में एनएसडी आकर के मैं अभिनय ही करता रहा और मेरी बहुत तमन्ना थी कि मुझे निर्देशन मिले, लेकिन नहीं मिला एनएसडी में। फिर एनएसडी करने के बाद मेरी शुरुआत हुई और मैं निर्देशन ही करता हूँ आजकल। अभिनय बहुत कम हो गया है मेरा और मुझे बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि एक साथ आप इतने सारे अभिनेताओं के साथ काम करते हैं, फिर अलग अलग उनके साथ अलग अलग अभिनेताओं के साथ आप काम करते हैं, स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, चरित्र पे काम करते हैं, विजुअल्स बनाते हैं, डिजाइन मैं खुद ही डिजाइन भी करता हूँ, डिजाइन करते हैं आप, तो ये बहुत आनंदित करता है। एनएसडी से निकलने के बाद आपने रिपेट्री नहीं की थी? एनएसडी से निकलने के बाद जी मैंने दिल्ली में ही क्षितिज नाट्य संस्था, जो बहुत ही बेहतरीन एक अदाकारा भारती शर्मा जी हैं, उनके साथ मिलकर के मैंने बनाया। फिर उसके बाद मैं बहुत सालों तक क्षितिज नाट्य संस्था के साथ ही काम करता रहा। क्षितिज नाट्य संस्था के सौजन्य से बहुत सारे नाट्य कार्यशालाओं का भी आयोजन किया, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर किया, उत्तराखंड में किया, झारखंड में किया, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक एकेडमी के सौजन्य से और भी मैं बहुत जगह नाट्य कार्यशाला आयोजित किया। तो अभी क्षितिज के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? जी मैं करता हूँ क्षितिज के लिए, क्षितिज से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। कुछ संस्थाओं को तो मैं ही चला रहा हूँ अभी, जैसे झारखंड में एक संस्था है, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो मैंने ही बनाया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आने से पहले, वो मेरा ही बनाया हुआ है, तो उसको भी मैं संभालता हूँ। और युवा रंगमंच रांची में है, उसके निदेशक जो है प्रोफेसर अजय मलकानी जी हैं, मैं वहाँ भी काम करता हूँ, उनके साथ भी मिल करके काम करता हूँ, उस मंच के लिए बहुत काम करता हूँ, क्षितिज के लिए भी करता हूँ। इस तरह से मैं कई प्रदेशों में काम करता हूँ घूम करके, अभी भी जब भी समय मिलता है मैं निकलता हूँ यहाँ से। भाई, मौजूदा हालात में, मौजूदा समय में
थिएटर ट्रेनिंग को आप कितना कारगर मानते हैं? जो हालात और जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, हमें तैयार तो होना पड़ेगा इस चीज के लिए, जब तक कि हालात सामान्य नहीं हो जाता। और हम कोशिश भी कर रहे हैं, कोशिश तो करनी ही चाहिए। कई जगह समस्याएं आ जाती हैं। जब आप एक नाटक कर रहे हैं और उसे मंच पर लेके जाना है, तब आपको अभिनेताओं की जरूरत होती है। उस समय यह बहुत बड़ी एक समस्या आ जाती है कि अब कैसे करें। थ्योरी पार्ट और उनको पढ़ाना, ये सारी चीज तो हमें करनी पड़ेंगी, जो कि आपके भारतेंदु नाट्य अकेडमी भी कर रहा है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी कर रहा है, हम भी जितने भी सेंटर्स हैं हम भी ये कर रहे हैं प्रयास। और हमें अपने आप को तो तैयार तो करना पड़ेगा। ये कितने आगे तक, कितने और आगे जाएगा, ये इसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी करनी पड़ेगी और हमें और भी एडवांस होना पड़ेगा कि किस तरह से हम आगे रंगमंच को कायम रखें, रंगमंच चलता रहे। एक जगह जरूर समस्या आएगी हमें, जब हम मंच पे नहीं जा पाएंगे, लेकिन उससे पहले तक, अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैंने लास्ट लॉकडाउन में ही नाटक किया। एक रिसर्च वर्क था मेरा, जो रिहैब सेंटर को लेकर था, ड्रग्स अब्यूज को लेकर के था। तो वो पूरा एक रिसर्च चलता रहा। उस दौरान कई सारे हम रिहैब सेंटर गए, वहां रिसर्च किया, लोगों से बातचीत की। उसके बाद की जो प्रक्रिया है, मतलब आप प्री प्रोडक्शन कह लीजिए, कि सेट डिजाइन किया, उसका जो पेपर वर्क जितना था मैंने किया। एक्टर्स जितने भी यहाँ के रंगमंडल के एक्टर हैं, हमारे सिक्किम रंगमंडल, एनएसडी रंगमंडल सिक्किम के, उनको हमने पेपर सारे उनको भेजे, डिजाइन भेजा, स्क्रिप्ट पे डिस्कशन हमने शुरू किया, कैरेक्टर को लेकर काम करना शुरू किया। ये जितने भी प्री प्रोडक्शन था वो हमने ऑनलाइन ही किया उनके साथ। सेट को लेकर के डिस्कशन किया, किस तरह से होगा, ये क्या है, उनको मॉडल भी बना करके, मॉडल का फोटो कॉपी भी उनको भेजा मेल के द्वारा। इस तरह से हमने कोई 1.5-2 महीने प्री प्रोडक्शन वर्क किया उनके साथ, कैरेक्टर पर बहुत डिस्कशन किया। और कास्टिंग भी हमने ऑलमोस्ट मैंने कर दी थी उनकी ऑनलाइन ही, और उनके साथ अलग अलग इंडिविजुअल मेरी बातचीत शुरू हो गई थी। और जैसे ही हमें मिला मौका, हम 1 महीने फ्लोर पर आकर के 1 महीने के अंदर प्ले तैयार कर दिया, नाटक तैयार हो गया और उसका मंचन भी हो गया। तो इसके लिए तो हमें दिमागी तौर पे हमें तैयार तो होना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल तो होनी है। कोई गतिविधि तो बना के रखनी पड़ेगी जी, बगैर उसके तो कैसे, कोई एक्टिविटीज तो रखनी ही पड़ेगी। जी। जैसे आप सिक्किम में हैं, कोई वहां पे भाषाई अड़चन, भाषा को लेकर किसी तरह की भाषा को दिक्कत? लेकर के इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो 3 भाषा उपयोग में लाते हैं, इन लोग प्रयोग करते हैं। एक तो यहाँ नेपाली बोली जाती है, और लेप्चा और भूटिया। लेकिन अमूमन जो है ये नेपाली भाषा ही इस्तेमाल करते हैं आपस में। तीनों कम्युनिटी जो है वो आपस में नेपाली भाषा। शुरू में मुझे दिक्कत आई थी, बहुत ही समस्या आई थी जब यहाँ आया था मैं। तो मैं कैसे करूं, फिर मैं नेपाली में ही काम किया यहाँ पर, नेपाली पर पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, बोलना शुरू किया नेपाली। और इनके साथ नेपाली में ही मैंने शुरुआत के दौर में नेपाली में ही नाटक किए यहाँ पर। तो इतनी समस्या मेरे लिए अब नहीं है, लेकिन शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आई, बहुत ही, कैसे करूं काम, कहाँ से करूं, किस तरह से करूं। और सिर्फ भाषा को लेके नहीं था, यहाँ रहन सहन, खान पान, सब कुछ मेरे से अलग था, क्योंकि मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ और झारखंड का रहने वाला हूँ। तो यहाँ आकर के सारी चीजें मेरे लिए बदल गई थी। तो शुरुआती दौर में तो मुझे बहुत समस्याएं आई बहुत मुश्किल से धीरे धीरे अपने आप को वो एडजस्ट करना शुरू किया, और वो चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने। मैं 1-2 बार भागा भी, यहाँ से चला गया था वापस, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। ऑफिस में भी जाए, वहां भी नेपाली में बोलते थे या इंग्लिश में बोलते थे, हिंदी बहुत कम प्रयोग में लाते हैं ये। लेकिन अब भी जितने भी यहाँ पर व्यापारी लोग हैं या जो लोग होटल चलाते हैं, वो हिंदी भाषी हैं। तो इतनी समस्या यहाँ पर नहीं है जो उत्तर पूर्वी भारत के दूसरे राज्यों में है, यहाँ इतनी नहीं है वो समस्या। तो विपिन जी, जैसा आपने बताया कि आपने वहां जाकर उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका खान पान, रहन सहन सब एडॉप्ट कर लिया,
जी। तो अब हम आपसे कभी मिलेंगे तो आप नेपाली में बात करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ हिंदी में, हिंदी क्योंकि जो हमारे यहाँ दूसरे राज्यों से, क्योंकि यहाँ एक साल का कोर्स भी है, तो दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके साथ तो हिंदी या इंग्लिश में ही जो है बातचीत होती है के साथ। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ जो रंग मंडल है उसमें नेपाली में अभी तक काम होता था, लेकिन अब इस साल से हिंदी में भी शुरू हो गया है। मतलब 2019 से जो है हिंदी में भी यहाँ नाटक होने लगे हैं अब। मतलब प्राथमिकता नेपाली भाषा की भी है? जी जी जी। मतलब दोनों भाषाएं आप एक, जी मतलब जी मंचन के लिए नाटक उस तरह से दोनों भाषाओं में होते हैं, जी। क्योंकि दर्शक भी शायद नेपाली लोग होंगे, जी भाषा यहाँ, के लोग होंगे। जी, दर्शक तो यहाँ पर नेपाली हैं, और वो हिंदी बहुत पसंद करते हैं। और अच्छा। हिंदी एक हिंदी वैसे तो बोलचाल में ये इस्तेमाल करते हैं, बोलते भी हैं। और ये गाना जो है, हिंदी गाना बहुत अच्छे से गाते हैं ये। आपके पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में आप जाएंगे तो वो हिंदी बोले या ना बोले, हिंदी गाना, फिल्मी गाना फिल्मी बहुत अच्छे से गाना, गाते फिल्मी गाना। हैं। जी जी जी, फिल्मी गाना। मतलब फिल्मों का बहुत प्रभाव है। फिल्मों का बहुत प्रभाव भी रहा, और फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी को प्रचार प्रसार में लाने के लिए। जी। किया नहीं उन लोगों ने, लेकिन जो गाने हैं वो इतने फेमस हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में कि आप कहीं भी जाएंगे, यहाँ जो 7 राज्य है, आप कहीं भी जाएंगे सभी हिंदी में आपको मिलेंगे गाना गाते हुए। और उनको अच्छा लगता है हिंदी में गाना गाना, अच्छा लगता है। नितिन भाई, जैसे एक सवाल हमेशा घूम फिर के लोग करते ही रहते हैं, या हम आप भी महसूस करते हैं कि जितने ये ड्रामा स्कूल खुले अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग उसमें, लेकिन बहुतायत यहाँ के प्रोडक्ट, हमने जैसे एक फैक्ट्री खोल ली है कि फिल्मों में अभिनेता प्रोवाइड करने की, नाम है ड्रामा स्कूल, लेकिन हम जितने प्रोडक्ट हैं वो सब, मतलब कोशिश सबकी यही होती है कि हम मुंबई जाएं, फिल्मों में काम करें, टेलीविजन में काम करें। ये आपको इसके बारे में कुछ कहना है? नहीं, इस बारे में तो हमें बहुत सोचने की जरूरत है। और अभी तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि वहाँ के ज्यादातर विद्यार्थी जो है वो बॉम्बे की तरफ रुख करते हैं वो। और ऐसा पहले नहीं था। हम भी मैं भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हूँ, लेकिन मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं रंगमंच से ही जुड़ूंगा। और दिल्ली से मेरी शुरुआत हुई, और राज्य के देश के दूसरे राज्यों में भी मैं गया, वहां भी रंगमंच में काम किया, अभिनेताओं के साथ काम किया, रंगकर्मियों के साथ काम किया। ऐसा नहीं है ये, लेकिन ये जो अभी एकदम आपने सही कहा है कि ये जो अभी 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 ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि 26 जो विद्यार्थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आते हैं उसमें शायद 6 लोग ही रंगमंच की तरफ जाते होंगे, उनका रुझान होता होगा रंगमंच करने करने के लिए। लेकिन 20 तो जो है उनका रुझान बॉम्बे है, उनको बॉम्बे ही जाना है। तो लेकिन दोष हम उनको न दे सके, इसके पीछे ये है कि शायद रोजगार नहीं है नाटकों में, रंगमंच में। आपको तो मालूम ही, रंगमंच की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और हमने अब दिल्ली की मैं बात करूं तो वहां तो हमने वो कल्चर भी नहीं डेवलप किया है। टिकट लेके लोग आना भी नहीं चाहते हैं, टिकट लेकर देखना भी नहीं चाहते हैं नाटक, पासेस ढूंढते हैं वो। टिकट हो तो बहुत कम ऑडियंस आएगी। तो वो अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, अभी कुछ कुछ ग्रुप्स जो है वो अब टिकटेड शो ही करते हैं। तो ये कल्चर भी हमने दिल्ली में नहीं डेवलप किया जो बॉम्बे में है। बॉम्बे में आज भी लोग टिकट लेकर के नाटक देखते हैं। तो अब वो अभिनेता जो आपके चाहे किसी भी उससे जाए, चाहे वो भारत हिंदू से जाए, चाहे वो एनएसडी से जाए, चाहे वो जितने रीजनल सेंटर हैं उससे जाए, तो वहां उनको नाटक करने में पैसा भी मिलता है। जब वो बॉम्बे में नाटक करते हैं तो उनको पैसा भी मिलता है, क्योंकि वहाँ टिकट शो होता है, वहाँ फ्री में कुछ भी नहीं होता है। तो ये भी एक दिक्कत है कि आप छोटे जगह पर तो और भी मुश्किल है, छोटे शहरों में आप जाएंगे तो वहां तो और भी मुश्किल है। टिकट तो हम बात भी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ प्रयास जरूर शुरू किया है, रंगमंडल के जो शोज होंगे वो हम टिकट से करेंगे।
और अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, लोग टिकट लेते हैं यहाँ पर। अगर हम पीछे मुड़कर देखें जी तो एक समय ऐसा भी था कि हिंदी रंगमंच में बतौर अभिनेता या अभिनेत्रियां ऐसी थीं जिनका नाम या उदाहरण दिया जाता था। मनोहर सिंह की बात करें, उत्तरा बावकर की बात करें, सुरेखा सीकरी की बात करें, लेकिन इतने साल हो गए, मैं खासकर हिंदी रंगमंच की बात कर रहा हूं, आप एक अभिनेता नहीं गिना सकते, एक अभिनेत्री नहीं बता सकते ऐसा नाम जो कि मतलब सर्व विदित हो, सबकी मतलब जानकारी में हो, ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई उदाहरण आज हम नहीं दे पा रहे। तो हाँ, ये तो है, ये विडंबना तो है कि आज उस तरह से नहीं है। जब मैं सन 1984 में आया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तो जो आप नाम ले रहे हैं, एक बेहतरीन नाटक हुआ करता था बाहर। और ये सारे रंगमंच के ये स्टार थे जो आप नाम ले रहे हैं, सुरेखा जी का या उत्तरा जी का या नीना गुप्ता जी का और मनोहर जी का। ये सारे रंगमंच के स्टार हुआ करते थे, और जो दर्शक आती थी वो इनको देखने, नाटक के साथ साथ इनको देखने आती थी। लेकिन वो परंपरा अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि लोगों ने रंगमंच को अभी एक जरिया बनाया है बॉम्बे तक पहुंचने के लिए, या सीरियल तक पहुंचने के लिए, या फिल्म तक पहुंचने के लिए एक जरिया बनाया, एक सीढ़ी बनाया है कि इससे हम चढ़ करके जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं, और एक कमिटमेंट नहीं है रंगमंच के लिए। स्वाभाविक है कि आर्थिक स्थिति भी हमारी अच्छी नहीं है रंगमंच को लेकर के, तो वो भी है कि कमिटमेंट होने के बावजूद भी वो रुकते नहीं, रंगमंच के लिए चले जाते हैं। तो इस पे मतलब जो अध्येता, जो चिंतक लोग हैं रंगमंच के, क्या इस पे हम लोगों को कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, कोई इस तरह की समीक्षा नहीं करनी चाहिए? कि क्योंकि दिनों दिन आप देखिए, हम उदाहरण देते हैं महाराष्ट्र का मराठी थिएटर का, बांग्ला थिएटर का, गुजराती थिएटर का, लेकिन पैरेलल हिंदी थिएटर भी चलता रहा है। लेकिन हिंदी रंगमंच की वो स्थिति नहीं बन पाई, ना अभिनेता के स्तर पे, ना निर्देशक के स्तर पे, ना नाटक के स्तर पे, कंटेंट के लेवल पे, जो इन दूसरी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में काम होता है, या वहाँ जिस तरह की गतिविधि है नाटकों को लेकर, वो हिंदी प्रदेशों में नहीं है। इस पर सोचने की तो बहुत जरूरत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। अब ये कौन करेगा, कैसे करेगा, किस तरह से हम संगठित होकर के ये सारी चीजों पर हम वार्तालाप करें। और मैंने भी देखा है, जब मैं कलकत्ता अपना मेरा नाटक गया वहाँ फेस्टिवल में, तो लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट के लिए। एक बार नहीं, मैं 3 बार गया हूँ, तीनों बार ये देखा। लेकिन ये माहौल अभी हिंदी रंगमंच में नहीं है, बिल्कुल आपका सही कहना है। हमें सोचना बहुत जरूरी है, और खास करके वो लोग, अब एक हम एक साथ तो मिल करके बात भी नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ कि हम जितने भी वरिष्ठ जो रंगकर्मी हैं हिंदी के, वो कभी भी एक साथ मिलकर के बातचीत नहीं करते हैं, और इस पर कभी सोचा भी नहीं गया है। अब देखिए, ये तो जितने भी थिएटर इंस्टीट्यूट है उनका काम नहीं है ये। वहां तो आपको पढ़ाया जाता है, वहां आपको तैयार किया जाता है, ये उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर जुड़े हुए हैं रंगमंच से, और जो जिनकी एक मुकाम, जिनकी एक जगह बनी हुई है, उनको मिलकर के इस पर तो सोचना तो चाहिए। एकजुटता नहीं है। हम नाटक को कहते हैं कि एक सामूहिक कला है, लेकिन हमारे बीच में वो सामूहिकता है नहीं। हम एकजुट होकर कभी कोई बात कर ही नहीं पाए, और सिर्फ शिकायतें हैं, मलाल है। हर आदमी अपना रंगकर्म अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन जो एक स्थिति मिलजुल के बनानी चाहिए, जो एक दिशा निर्देश ले सकते थे हम लोग, वो कभी लिया नहीं गया। अभी तो देखिए, हम बहुत सीमित भी हो गए हैं, हम अपने तक सीमित हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, बस। दूसरा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हम दूसरे के नाटक भी जो है देखने नहीं जाते। हिंदी रंगमंच की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये भी एक त्रासदी है कि हमने एक देखना सुनना त्रासदी, भी एक बंद हम, कर दिया। जी जी जी, हम दूसरे के नाटक भी नहीं देखने जाते हैं। हमने अपना किया, देखा, लोगों ने देखा, प्रशंसा हुई, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या कर रहा है, किस तरह का उसका रंगमंच है, किस तरह का अप्रोच है, किस तरह से वो नाटक को कर रहा है, हम देखने नहीं जाते। क्योंकि आपकी शुरुआत बतौर अभिनेता हुई है, एक्टर बतौर आप ट्रेनिंग लेकर निकले हैं, तो
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग ट्रेंड होकर एक अच्छे अभिनेता बने हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बाई बर्थ ही एक्टर हूं। तो बाई बर्थ भी एक्टर होता है क्या? ट्रेनिंग तो ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन आप जो बाई बर्थ कर कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक आपको परिवार से कह लीजिए या उनके घर से कह लीजिए, कहीं ना कहीं से उनको वो उनकी ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, वो देख रहे हैं। अगर मैं अपने बेटे की बात करूं, चाहे जिस तरह से ऐसे रंगकर्मी के बच्चे जो हैं वो अगर जुड़े हुए तो वो बचपन से देख रहा है बैठ करके कि क्या हो रहा है, किस तरह से बातचीत हो रही है, किस तरह से डायरेक्टर अभिनेताओं के साथ बात कर रहा है, किस तरह से प्ले को माउंट किया जा रहा है, किस तरह से डिजाइन हो रहा है, किस तरह से वो, तो नेचुरली उसकी ट्रेनिंग तो शुरू हो चुकी है। बाई बर्थ हम नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ उसकी तो ट्रेनिंग चल रही है ऑलरेडी, वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस में है। अगर वो सजग है तो, और होते ही हैं ऐसे बच्चे, होते ही हैं, तो बाई बर्थ तो हम कह सकते हैं कि वो अभिनेता तो है, या निर्देशक निर्देशक है वो, या वो डिजाइनर है वो, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग हो रही है। वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, चीजों को एक्सप्लोर करता रहता है, देखता रहता है, जैसे जैसे उसकी उम्र होती है वो तैयार होता है करने के लिए। हाँ, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आती है कि हम अगर हमारे भीतर वो उस तरह का हुनर है, कुछ लोग हैं भाई अभिनेता है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब पूरी जिंदगी कुछ लोग मतलब एक बतौर फिजिकल एक्सरसाइज के तहत ही अपनी ट्रेनिंग को या जो भी मतलब उसके में अपने आप को मांझते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर उस तरह की मतलब एक जो एक दर्प होना चाहिए एक अभिनेता का, जो एक ऑरा होना चाहिए, या जो उसकी एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, या जो उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वो दिखाई उस तरह से, क्योंकि उनकी बात कही गई चाहे वो मंच पे हो या सिनेमा में हो, टेलीविजन में हो, वो दिल से दिल तक की बात आती ही नहीं है, हम तक वो बात पहुंचती ही नहीं। लेकिन वो पूरे जीवन को दांव पे ही लगा के चलते हैं कि नहीं वो अभिनेता ही है। जी। कभी कभी लगता है कि नहीं इनको कुछ और कर लेना चाहिए था, अभिनय नहीं करना चाहिए था, तो वो जबरदस्ती का अभिनय दिखाई देता है। ट्रेनिंग तो देखिए एक जरूरी है और हर किसी को जाना चाहिए। अगर अगर आपको इसी प्रोफेशन में अगर हमें आना है तो ट्रेनिंग मस्ट है, जरूरी है, जाना चाहिए। लेकिन अब बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता है और बहुत लोग पहुंच नहीं पाते वहां तक। जो बहुत सुदूर प्रांतों में रह रहे हैं उनका पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ट्रेनिंग एक ऐसा मतलब क्यों जरूरी है, क्योंकि आप हमारा एक विजन क्लियर हो जाता है, जो उद्देश्य है वो हमें समझ में आता है कि हमें क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है। बहुत कुछ हमारी चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं। तो वो एक माहौल बहुत कुछ सिखाता है वहाँ ट्रेनिंग में। जितना माहौल सिखाता है उतना आपको पढ़ने से या उससे जो जो मेरा अनुभव है, मुझे तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के माहौल ने बहुत कुछ सिखाया है, जो देखने को मिलता है, जो पढ़ने को मिलता है, लोगों से बातचीत करने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर, जो बहुत सारी चीजों को लेकर के आपको कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें जो है हम खुलते जाते हैं, परत दर परत जो है खुलते जाते हैं, और अपने अपने आप से बहुत सारी सवाल सवाल हम करने लगते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज उन्होंने ऐसे कहा था, उन्होंने ऐसे कहा था। तो एक एक विजन बहुत बड़ा हो जाता है जब आप किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। तो एक विजन बहुत बड़ा हो जाता है। जब उसके बाद आप निकलते हैं बहुत बहुत ही मतलब उसको सोच समझ करके बहुत काम करते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तैयार रहते हैं उस चीज की। तो वो दिखता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है। ट्रेंड एक्टर दिखते भी, तो एक प्रोसेस वो डेवलप कर लेते हैं काम करने का, और एक अनुभव के साथ साथ एक प्रोसेस खुद का डेवलप भी हो जाता है जो ट्रेंड एक्टर होते हैं उनका काम करने का। तो वो फर्क तो दिखेगा आपको। लेकिन मैंने सिर्फ ट्रेनिंग की बात की है कि जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो रंगमंच में ऐसे भी बच्चे, या फिल्म के भी बच्चे, मैं आपको बताऊं जो फिल्म से भी जुड़े हुए हैं बच्चे, तो कुछ लोगों की तो ऐसी ट्रेनिंग बचपन से ही हो रही है अगर वो जुड़े हुए हैं तो। आप आप नाटक में कैसे आए? आपके परिवार में कोई नाटक से जी संबंधित नहीं, था, मेरे कला क्षेत्र में था? जी मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, और मैं
झारखंड के, मैंने बताया आपको कि झारखंड के बहुत ही छोटे से एक शहर से हूँ जो औद्योगिक नगरी है। और वहाँ पर एक माहौल होता था, वहाँ बंगाली लोग बंगाली नाटक करते थे। और वो कुछ कुछ हिंदी में भी ऐतिहासिक नाटकें हुआ करती, लेकिन वो कभी कभी, लेकिन बंगाली लोग रेगुलर करते थे। यात्रा होता था, ये भी एक माहौल था। तो जब मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था तब मेरा ये रुझान बंगाली नाटक से हुआ कि मुझे भी ये करना है, और धीरे धीरे मैं उनके साथ जुड़ा। और शुरुआत मेरी वहीं से हुई। फिर मैं स्कूल में करने लगा। फिर धीरे धीरे मैं बाहर भी कुछ जो संस्थाएं हैं उनके साथ करने लगा। लेकिन मैं एक मतलब व्यापारी परिवार से जो है ताल्लुक रखता हूँ। और मेरे पिताजी समृद्ध व्यापारी थे, लेकिन कुछ समय के बाद जो है उनका पूरा का पूरा व्यापार फ्लॉप हो गया, और बीमार रहने लगे, और कुछ समय के बाद उनका इंतकाल भी हो गया। फिर हम बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहे, और मेरे दो बड़े भाई जो हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, पढ़ रहे थे। तो मेरे सामने जो है बहुत बड़ी समस्या आ गई, और फिर मेरा नाटक छूट गया। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो फिर वहां से तब तक में सारी परिस्थितियां जो है हमारी सामान्य हो चुकी थी, और फिर मैंने वहां से कॉलेज से फिर शुरू किया। और सन 1984 में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चला गया। उससे पहले मैं झारखंड के बहुत सारे नामी गिरामी रंग कर्मियों के साथ काम करने लगा था। तो वहां से फिर मुझे लगा कि मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना चाहिए। और तब प्रोफेसर अजय मलकानी जी थे, उन्होंने भी मुझे ये सुझाव दिया कि आपको जाना चाहिए। तो उनकी बातों को भी अमल करते हुए मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सन 84 में मैं चला गया। उसके बाद 87 में जब वहां से निकला हूं मैं, तो फिर सन 1987 में ही हमने क्षितिज नाट्य संस्था को स्थापित किया। उसके बाद फिर मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे लगभग 34-35 साल हो गए काम करते हुए। जी, जैसा आपने कहा कि आपने क्षितिज संस्था दिल्ली में बनाई, और आप दिल्ली के रंगमंच से काफी अरसे तक जुड़े रहे हैं। तो आप अगर मुड़कर देखें, जब आपने दिल्ली रंगमंच में उस समय शुरुआत की थी, तब को लेकर और आज की स्थिति में क्या बदलाव देख रहे हैं? जब मैंने जब वहां शुरू किया था तब अच्छी हालात नहीं थे रंगमंच के। बहुत अच्छी, मतलब दर्शक भी बहुत कम थे, और दर्शक को बुलाया जाता था। इतनी अच्छी स्थिति तो नहीं थी रंगमंच की। लेकिन आज मैं देखता हूँ जो क्षितिज के नाटक होते हैं वहां पर तो हाउस पैक होता है, ऑडियंस बहुत अच्छी होती है। तो कहीं कुछ तो बदलाव आया है, कुछ दर्शक बने हिंदी रंगमंच के। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और मुझे लगता है कि मैंने 10 साल काम किया है दिल्ली में क्षितिज नाट्य संस्था से। उसके बाद भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे नाट्य कार्यशालाओं का आयोजन किया। लेकिन 90 के दशक में मैं फिर बाहर निकल गया, दूसरे दूसरे राज्यों में करने लगा। और 2003 में फिर मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में काम करने लगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, इधर आने लगा मैं। इधर काम करने का एक अलग ही आनंद है। आपको बहुत ऑनेस्ट, बहुत ही मतलब ईमानदार, निष्ठा के साथ काम करने वाले आपको मिलेंगे। पूरे लगन के साथ काम करेंगे। उनका कमिटमेंट अगर यहाँ के लोगों का है तो है। उस कभी भी भटकाव नहीं है, क्योंकि यहाँ के एक्टर्स के लिए बॉम्बे बहुत दूर है। जी, क्योंकि वो रीजनल उसमें काम करते हैं, तो कुछ यहाँ की जो फिल्में होती हैं वो करते हैं। एक कमिटमेंट है यहाँ के एक्टर के साथ, तो वो एक बहुत ही अलग आनंद देता है काम करने का। वो एकदम तैयार रहते हैं, ठीक है लीजिए मैं आपके सामने समर्पित हूँ, जैसे भी आपको काम करना है, जैसे भी करना है कीजिए। लेकिन दिल्ली में वो स्थिति नहीं है। एक्टर की भी समस्या है, आपको 2 घंटा देगा, 3 घंटा देगा, फिर कहेगा नहीं जी मेरा टाइम हो गया, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। नहीं, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं दिल्ली में। काम करना इतना आसान नहीं है, लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि सबका एम और मोटिव यही है कि यहाँ 3 महीने 4 महीने क्षितिज में काम करूंगा, 5 महीने काम करूंगा, उसके बाद मैं बॉम्बे चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसा नहीं है, कमिटमेंट है। इसलिए आपको एक अलग तरीके का अभिनेता आपको देखने को मिलेंगे। आपने कुछ नाटक देखा होगा अगर उत्तर पूर्वी राज्यों का तो एक अलग तरीके का आपको
एक्टर मिलेंगे देखने के लिए जो फिजिकली जितना स्ट्रांग है उतना ही मेंटली भी वो स्ट्रांग होते हैं। और मैंने वहां देखा है कि छोटे छोटे कस्बों में, गांव के छोटे छोटे इलाकों में वो लोग जिस तरह से एक टीम बना के रेगुलर काम करते हैं, चाहे उनके पास कोई बड़ा निर्देशक हो, ट्रेंड निर्देशक हो या ना हो, लेकिन वो अपनी एक टोली बना के अपनी एक एक्सरसाइज करते रहते हैं, अपना एक रेगुलर रिहर्सल वगैरह नए नए नाटकों की तैयारी करते रहते हैं। क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट मतलब पिछले साल ही गया था, आसाम के कई इंटीरियर में गया था, तो गांव के उन इलाकों में जाकर मैंने यही पाया था कि लोग छोटी छोटी टुकड़ी में ना मतलब नाटक कर रहे हैं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनके छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। तो वो तो वही जो आपने कहा कि वो डेडिकेशन, वो उनकी आस्था, वो निष्ठा तो दिखाई देती है। लेकिन वही है दुर्भाग्य कि हम लोगों के मतलब ये इधर के हिंदी अंचल क्षेत्रों में दिक्कतें तो हैं इस तरह की, और फिल्मों का प्रभाव भी ज्यादा है। तो और रोजी रोटी का भी ये है कि हर आदमी चाहता है भाई कामयाब होना, उस तरह का लग्जरी चाहता है, अपने जीवन में सारी सुख सुविधा चाहता है, वो शायद रंगमंच से तो नहीं मिल सकती है। और अभी फिलहाल जिस तरह की विसंगतियां हैं तो वो देख के ही हमें चलना पड़ेगा। तो किसी को हम दोष नहीं दे सकते, सबकी अपनी मर्जी है, सब अपने कर रहे हैं, जो जरूरत जिसकी है उसी हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें यह भी है कि जैसे तकनीकी पक्ष भी ना, उसमें भी हम ज्यादा लोगों को नहीं ट्रेन कर पा रहे हैं। लोग मतलब रेशियो देखेंगे तो एक्टर ज्यादा हर टोली से, हर स्कूल से निकल रहे हैं, लेकिन टेक्निकल की लाइट डिजाइनर भी ज्यादा हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हो, और भी जो नेपथ्य के चीजें हैं उनमें लोग आए, लेकिन गिनती कम है। हाँ, बहुत कम है अभी। लेकिन इस ओर जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत ही प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये एक और ये भी जरूरी है कि एक पॉलिसी तो बनना चाहिए। उसके तहत ये सारी चीजें आती है कि जो टेक्निकल चीजें जितनी भी तकनीकी हैं सारी चीजें उसको भी डेवलप किया जाए, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। ऐसा नहीं है कि लोग आजकल बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर आए हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग की वजह से ही हुआ है। जो जितने भी ट्रेंड डिजाइनर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कलकत्ता में देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, बॉम्बे में देखिए बहुत अच्छा, थिएटर में, मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ, रंगमंच की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में बहुत अच्छा डिजाइनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी तो डिजाइनर्स काफी जो है आए हैं ट्रेंड होकर के, और वो बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उस पर और उसको एम्फेसिस देना, उसको और ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हों उस वो जरूरी है करना जी। वो उस पर हमें सोचना चाहिए, स्कूल को, सारे स्कूल्स को सोचना चाहिए। अभिनेताओं की संख्या ज्यादा होती है, और सिर्फ वही नहीं है, हमारे यहाँ बस रीजनल सेंटर में भी है, अभिनेताओं की संख्या ज्यादा होती है। यहाँ भी अभिनेता ही बनना चाहते हैं जो आते हैं स्टूडेंट्स, वो अब उनका एक ही होता है मकसद कि बस मुझे अभिनेता बनना है। जब भी आप कोई नाटक डायरेक्ट करते हैं बतौर निर्देशक, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? मैं जो हूँ बहुत कम रेडीमेड स्क्रिप्ट करता हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्ले राइटर हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उपन्यास करूं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कहानी करूं, और मेरी कोशिश यही होती है कि जो समस्याएं आज के समाज में हैं, इस अगर मैं सिक्किम की बात करूं, मैं सिक्किम में हूं, तो सिक्किम में क्या क्या चीजें हैं, क्या है समस्या, उसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं। और जैसे मैंने पद्मा सचदेव जी का उपन्यास जो है अब ना बनेगी डेयरी, वो किया मैंने रोमियो जूलियट भी किया, लेकिन रोमियो जूलियट को रोमियो जूलियट की तरह नहीं किया। मुझे बहुत समय से था कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो उत्तर भारत के लोग आते हैं उनका एक्सेप्टेंस बहुत कम है, स्वीकार नहीं करते यहाँ पर लोग। और अभी भी बहुत सारे आप जाएंगे स्टेट में तो उनको इंडियंस बोला जाता है, उत्तर भारत के लोगों को। तो वो ये क्यों प्रॉब्लम होता है, ये क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारे तो जो उत्तर भारत के लोग भी उत्तर भारत में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहां भी बसे हुए हैं। ये समस्याएं क्यों आती, क्यों आ रही हैं, क्यों ये अपने आप को अलग करते हैं? तो उसको लेकर के मैंने जो है रोमियो जूलियट किया था। रोमियो जूलियट एक तरह से एडेप्टेशन था मेरा, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको मेरी रखने की कोशिश हुई।
और उसी तरह से पद्मा सचदेवा जी का भी जो है उपन्यास मैंने जब किया था, एक विडो यंग जो विधवा है, युवा विधवा को लेकर के मैंने किया था। और यहाँ भी ये विधवाओं को लेकर के काफी, अभी तो खैर बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन काफी बदलाव भी आया हुआ है, लेकिन अभी भी ये समस्या तो है ही यही, युवा विधवाओं को लेकर के कैसे उनको फिर से उनकी शादी हो। और ये तो ज्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस तरह का विषय वस्तु लूं जिसके साथ मैं रिसर्च कर सकूं। जैसे अभी आपको जैसे ये उत्तर पूर्वी राज्यों में ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों की मैं बात ना करूं, देश पूरे देश में है और पूरे दुनिया में है ये, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत ज्यादा इसकी समस्या, और कोई भी स्टेट इससे अभी अछूता नहीं है, और हमारे सिक्किम में भी बहुत ज्यादा है। तो मैं बहुत दिनों से इस पर सोच रहा था करने के लिए, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नाटक कैसे बनाऊं। डॉक्यूमेंटेशन तो मैं कर सकता हूँ इस पर, रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, मैं नाटक कैसे बनाऊं। तो ये पिछले लॉकडाउन में मुझे लगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो मुझे इस पर काम करना चाहिए, और मेरे पास अभी समय है। तो मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया, रिसर्च वर्क मेरा शुरू हुआ, और अलग अलग रिहैब सेंटर गया मैं, फिर बाहर के भी जितने रिहैब सेंटर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हैदराबाद हो, वहां भी मेरी बातचीत शुरू हुई। मेल के जरिए उन लोग रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा दिया उन लोगों ने। इस तरह से करके फिर मैं धीरे धीरे एक्टरों के साथ मिल करके डेवलप करना शुरू किया। ये जितने भी मेरे पास रिसर्च वर्क में जितने मटेरियल मेरे पास आए, उनको लेकर के एक्टर के साथ शेयर करना शुरू किया। धीरे 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 उनको चरित्र की ओर ले जाने की कोशिश करता रहा मैं। अगर अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते, इस तरह से करते 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 वो पूरा नाटक बन गया। उसमें बहुत सारे जितने भी उसमें रिहैब सेंटर में बहुत सारे ऐसे चरित्र मिले, बहुत सारे लोगों से ऐसी बातचीत हुई जो वहां के ड्रग अब्यूज हैं, उनसे जो बातचीत हुई, वो किस किस को ब्लेम करते हैं, रूट क्या है, जड़ क्या है उनको वहां तक पहुंचने का। तो ज्यादातर लोगों ने बोला पेरेंट्स, सोसाइटी, समाज, और एम्बिशन। ये हमें पता करना था कि ये क्यों जाते हैं, इसका रूट क्या है। तो ये सब पता चला, तो हम लोग उसको फिर, और बहुत सारी इमेजिनरी चीजें, मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम हमने रिसर्च वर्क को उठा के मैंने रख दिया, बहुत सारी चीजें जो है इमेजिनरी भी है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। पर इस तरह से मैंने लिखना शुरू किया नाटक, और फिर नाटक तैयार हुआ, और मंचन तो बहुत अच्छा रहा, लोग बहुत ही मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे कि इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए रंगमंच में। लेकिन मुझे डर था, मंचन होने तक बहुत डर था कि ये एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह ना हो जाए, नाटक रहे। और मुझे मतलब आखिर तक मुझे रहा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और जो दर्शक से मुझे जो फीडबैक मिला है वो बहुत ही खूब अच्छा मिला है अभी, और उसको बार बार करने की बात हो रही है कि हमें करना चाहिए ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे। तो इस तरह के भी नाटक में, मतलब इस तरह का ही नाटक मैं ज्यादा करता हूँ, कहानियों को लेकर के, उपन्यास को लेकर के। जब मुझे लगे कि ये समस्या तो यहाँ पर है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो मुझे एक काम करने का एक जरिया, एक सोर्स मिल जाता है मुझे, वो कहानी, वो नॉवल हो जाए। इस तरह से मेरा रिसर्च हो। तो अभी तक तो मैं ऐसे ही नाटक कर रहा था। ऐसा नहीं कि दिल्ली में मैंने जो बहुत फेमस स्क्रिप्ट है, चाहे वो गिरीश कर्नाड जी हो, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे इस तरह के भी नाटक मैंने वहां भी किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैंने अपने आप को बदला कि थोड़े हमें सोसाइटी से, समाज से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम नाटक किसके लिए कर रहे हैं, उनके लिए ही कर रहे हैं, ये मेरा सोचना है। अगर इब्सन हम कर रहे हैं, चाहे चेखो कर रहे हैं, चाहे शेक्सपियर कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं कि उन तक जो है वो मैसेज पहुंचे, उन तक हम क्या कहना चाह रहे हैं, और वो रिलेट करें। सबसे बड़ी बात है कि वो रिलेट करें। बतौर डायरेक्टर शायद यहाँ आपको वो क्रिएटिव फ्रीडम भी है, बहुत फ्रीडम है, इस बिल्कुल वजह बहुत से फ्रीडम है। आप नए नए विषय सोच पा रहे हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि अगर वाकई हमें, क्योंकि ये उलाहना देते रहना कि हिंदी में नाटक नहीं है, हिंदी में नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं, तो ये तो मैं पिछले कई दशकों से देख रहा हूँ, यही एक बात हर गोष्ठी में होती है, यही एक। लेकिन अगर हम इसी तरह नए नए विषय ढूंढें, खुद से काम करें, खुद अपनी अगर लेखनी है, नहीं तो किसी राइटर को बिठा के काम करें,
तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कमतरी नजर आएगी। और जैसा आपने कहा कि आप समस्या प्रधान नाटक और वहाँ की जमीनी बात को लेकर जिससे वहाँ के लोग जूझ रहे हैं, ऐसे तो जुड़ाव पैदा होगा। नाटकों का दर्शक से जुड़ाव कैसे पैदा होगा? बिल्कुल, आप किसी तीसरी दुनिया की बात अगर आप दर्शक के सामने लेकर जाते हैं, या तो वो चमत्कृत हो जाएगा, चमत्कृत भी कर सकते हैं हम, वो भी खुराक होती है, लेकिन अगर दर्शक जुड़ेगा ही नहीं किसी आपकी समस्या से या आपके प्रदर्शन से, तो फिर तो ये दिक्कत वाली बात है ना। हम परोसे जाते हैं बगैर जाने हुए कि उनकी चाहत क्या है। ये मैं हर जगह के रंगमंच की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये अभी एक मेरे मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा ये मेरे को, अभी जो मैंने ये किया है अभी नाटक ड्रग्स को लेकर के, और एक नए आयाम मुझे लगता है ऐसा कि मैंने अपने लिए ढूंढा कि ये भी एक जरिया है नाटक करने का। इस तरह से हम उनके साथ बहुत जुड़ सकते हैं दर्शक के साथ। और आपने जैसे कहा कि जमीनी जुड़ाव होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे दर्शक थे जिनके बच्चे जो है ड्रग्स लेते हैं, या वो रिहैब सेंटर में हैं, या उनकी बहुत बुरी हालत। यहाँ सुसाइड केस भी बहुत ज्यादा है, उत्तर पूर्वी भारत में सुसाइड केस बहुत ज्यादा है ड्रग्स के। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग, दर्शक ऐसे भी आए थे जो जुड़े नाटक से। उन्होंने खुद कहा मुझसे कि शायद हमारी बहुत बड़ी गलती रही है जो आप अपने नाटक में कह रहे हैं, पेरेंट्स को लेकर के बहुत बड़ी हमने गलती तो की है, शायद अपने बच्चे को इग्नोर किया है। तो एटलीस्ट ये अगर मैसेज पहुंचता है और उनमें अगर बदलाव आए लोगों में, या जो लोग हैं वो सजग हो जाएं कि नहीं भाई, हमने नाटक देखा था, ये अब नहीं करनी है गलती हमें, तो मैं सफल हूं। फिर मैं अपने काम में सफल हूं, मुझे फिर आनंद मिलता है ऐसे काम करके। अभी तो मुझे मतलब एक नए आयाम को ढूंढ करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से काम करना चाहिए। तो आप और रंगमंच के जरिए आप और उनके नजदीक चले जाते हैं। रंगमंच फिर जो है फेमस होने लगता है कि नहीं, हम नाटक देखने जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही तरीका है, और इस तरह से हम कुछ मौलिक अपना काम कर पाते हैं ना। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधे अधूरे या शकुंतला या तुगलक नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कई बार किया है या कई लोगों का देखा है, दर्शकों ने भी कई लोगों की प्रस्तुतियां देखी हैं, उसके जितने ज्यादा से ज्यादा आयाम प्रदर्शित हो सकते हैं वो लगभग हो चुके हैं, लेकिन हम उसी की पुनरावृत्ति कब तक? दर्शक भी तो वही है ना, कुल मिला के नाटक देखने वाले तो कुछ ही कुनबे के ही लोग हैं। हमने नई ऑडियंस नहीं पैदा की है। नई ऑडियंस पैदा करने के लिए हमको इस तरह के कुछ काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस तरह की शुरुआत की है, और मैं मैंने देखिए आधे अधूरे भी किया इस तरह के जो है मैन वुमेन रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत सारे मैंने नाटक दिल्ली में भी किए हैं। लेकिन मेरा मन कहने लगा, भाई इसकी क्या जरूरत है जी? क्यों आप इसको इतना फोकस दे रहे हैं कि क्यों इतना इसको इस विषय वस्तु को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? मेरा मन कहने लगा, जब हम आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखिए, जब लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, फिर ये अब इस समस्या की ये जो हिस्ट्री और ये जो है आपका मैन वुमेन रिलेशनशिप को लेकर के अब इसकी क्या जरूरत रह गई? इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब हम रिश्ते नातों में भी बहुत प्रोग्रेसिव हो गए, बहुत आगे बढ़ गए। जी जी। तो फिर इसकी जरूरत है? मेरा मन ने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप इस तरह के नए विषय वस्तु को लीजिए और उनके नजदीक तक पहुंचिए, और मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल, क्योंकि समय के साथ भी तो चलना है। जो बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें भी तो समेटने का काम है हमारा। हम उन्हीं को लकीर के फकीर बन के कब तक रह सकते हैं? तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और इस तरह का प्रयास बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल। अब एक सवाल जो मुझे भी, मैं बतौर नाटककार और आप डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, कभी कभी अमूमन ये देखा गया है कि जैसे आप बतौर डायरेक्टर आप कोई किसी की स्क्रिप्ट उठा लेते हैं, किसी नाटककार का आलेख आपके पास पहुंच जाता है, आप बगैर उसकी जानकारी के उसमें बदलाव कर देते हैं बतौर निर्देशक, अपनी सहूलियत से, उसको अपने थॉट से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आप
अपना बदलाव कर लेते हैं जिससे नाटककार की सहमति नहीं होती। इसे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए, आप बदलाव करना है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको नाटककार से एक बार जरूर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी अमानत है। हमने तो उसमें कुछ देखा, हमने पढ़ा उस नाटक को, तो हमें कुछ चीजें जो है छू गई हैं, तो हमें लगता है कि ये नाटक करना चाहिए। लेकिन अगर आप बदलाव करते हैं तो उसमें आप, मुझे नहीं लगता कि किसी नाटककार को कोई समस्या आएगी अगर आप बदलाव करते हैं उसमें कुछ चीजें। मैंने किया है, लेकिन मैंने गिरीश कर्नाड जी से भी ययाति के लिए परमिशन लिया, उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया। मैंने गार्बो किया तो मैंने महेश जी से उसके लिए अनुमति ले ली। उन्होंने कहा ठीक है 20 शुरू के, उन्होंने ये भी कहा कि शुरू के जो है 25 पेज विपिन बहुत वेग है, क्योंकि ये बिल्कुल उनके शुरुआती दौर का ये नाटक है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल तुम बदल सकते हो, तुम्हें अनुमति है। पद्मा सचदेव जी का नॉवल किया मैंने, तो उसमें भी मुझे कुछ बदलाव करना था। जो था कुछ चीजें तो उसमें ऐसी थी जो मुझे कहना था दर्शक, तो मैंने उसे अनुमति ले ली। उन्होंने मना तो कोई भी नहीं करेगा, अगर आप उसको कन्विंस कर सकते हैं नाटककार को तो वो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसका लिखा हुआ है और आप उसको अब जो है स्टेज पर सजीव करने जा रहे हैं। पूरे नाटक को पूरे एक्टर्स मिलकर के, सारे अभिनेता जो मिलकर के उस नाटक को जो लिखा गया है उसको सजीव कर देंगे। तो उसमें कुछ अगर बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है तो मुझे लगता है कि अनुमति लेना चाहिए, बिना अनुमति लिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एक तालमेल बनाना पड़ेगा भाई। एक लेखक की अपनी कृति है, वो किसी दूसरे के हाथ में जा रही, तो उससे पूछ के ही अगर वो तादाद में बनाया जाए, वो संतुलन आपस में बनाया जाए तो वही बेहतर है। कोई मन मुटाव न रहे आपस में किसी। लेकिन भाई कभी दिल में ऐसा नहीं आया कि आपको भी मुंबई जाना चाहिए था? मैं मुंबई गया था और मैंने एक फिल्म भी बनाई वहां जी टीवी के लिए। ये 2001 में, सन 2001 में मैंने जी टीवी के लिए फिल्म बनाई। ये था संजीव जी का लिखा हुआ नॉवल है, सावधान नीचे आग है। ये चास नाला माइंस डिजास्टर था, हुआ था, इसमें सैकड़ों लोग मर गए थे और मैं वहीं का रहने वाला हूँ, झारखंड में। तो संजीव जी का जब मैंने उपन्यास पढ़ा तो मैंने संजीव जी से कहा कि मैं इस पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, और मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन जी टीवी से मुझे उस कोई 2.5 घंटे की फिल्म बनाने की जो है, टेली फिल्म बनाने की अनुमति मिल गई और फिर मैंने उस पर काम शुरू किया। लेकिन मैं बॉम्बे गया तो मैं संघर्ष करने नहीं गया, मैंने फिल्म प्रोड्यूस की और उसके बाद मैं रुका नहीं फिर बॉम्बे, क्योंकि वहां का जो माहौल देखा मुझे लगा कि मेरे अनुकूल नहीं है ये सारी चीजें, शायद मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं फिर वापस आ गया दिल्ली और दिल्ली में ही रंगमंच करने लगा, और फिर मैं दूसरी जगह भी रंगमंच से जुड़ने लगा। मुझे ज्यादा इसमें आनंद आने लगा, नहीं ठीक है यही ठीक। मैं गया तो था वहां फिल्में प्रोड्यूस करने और प्रोड्यूसर बनने, ऐसे शुरू करूंगा, कुछ बड़े बड़े कंपनी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। फिल्म तो मेरी बनी और बहुत बढ़िया रिस्पांस था, उस लोगों ने भी बहुत प्रशंसा की है, लेकिन जैसी बननी चाहिए थी फिल्म वैसी बनी नहीं वो। और फिर मेरा मन भी नहीं लगा तो मैं वापस आ गया, और अब मेरी कोई इच्छा नहीं है बॉम्बे जाने। विपिन जी, आपके अपने किए गए जो भी आपने डायरेक्ट नाटक किए हैं उसमें सबसे बेहतर जिसे आप मानते हो, या पहला दूसरा तीसरा, ऐसे पायदान पे आप किन्हीं 3 को गिनाना चाहेंगे जिसका अनुभव आपके लिए बहुत ही बेहतर रहा हो हर लिहाज से? हर नाटक करने के बाद जब भी मैं दूसरा नाटक करता हूं तो मुझे लगता है कि जो नाटक अभी किया मैंने इससे पहले वो उसमें बहुत सारी खामियां रह गई जो मैं नहीं कर सका।
फिर मैं ये नाटक करता हूँ, नया नाटक करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ जो उसमें कमियां रह गई थी उस इसमें ना हो। बहुत ही क्रिया मतलब बहुत ही क्रिएटिव और तरीके से काम करना है मुझे, बहुत एक अलग तरीके से डिजाइन करना है, एक्टरों के साथ भी अभिनेताओं के साथ भी बहुत अलग तरीके से काम करना है मैं। तो बहुत खुद में बहुत बदलाव आ जाता है, काम करने के जो तरीका है वो बदल जाता है हर नाटक में। फिर मुझे जो पुराना नाटक है मेरा, वो मुझे लगता है कि मैंने क्या किया, ये इतना बकवास काम किया मैंने। जैसे अभी मैंने आपको बताऊं कि जो मैं अभी रिसर्च वर्क की बात कर रहा हूँ, जो ड्रग्स को लेकर मैंने रिसर्च किया है, और काफी मेहनत हुई है मेरी इसमें, कोई हम 4 महीने 5 महीने तक काम करते रह गए क्योंकि लॉकडाउन भी था और रिसर्च वर्क था और उसको एक स्क्रिप्ट का नाटक का रूप देना था। और एक्टर के साथ भी काम करना था। तो मुझे लगता है कि अभी तक का बेस्ट मेरा ये नाटक है, सबसे बेहतरीन नाटक है ये जो मैंने ये किया है। और एक अलग तरीके का रिस्पॉन्स था, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब दर्शक बहुत भावुक हो गए थे, लोगों की मतलब आवाजें आ रही थी ऑडिटोरियम से रोने, इतने भावुक हुए। तो बहुत छुआ है। और खुद भी ये नाटक मुझे भी बहुत छूता है, मैं खुद भी कई जगह पे भावुक हो जाता हूँ। तो अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट ये नाटक है सफेद लकीर। इस और रोमियो जूलियट भी मेरा बहुत अच्छा नाटक हुआ, क्योंकि यहीं की समस्याओं को लेकर के मैंने किया था। तो मुझे एक डर था कि ये बहुत कंट्रोवर्सी होगा, इसमें लोग शायद एक्सेप्ट ना करें इस चीज को, क्योंकि उनको ये ना लगे कि ये उत्तर भारत का है तो उत्तर भारत और ये उत्तर पूर्वी राज्य को मिला करके ये कहना चाह रहा है कुछ कि ये क्यों है आपसी मतभेद, जिसको मैंने रोमियो और जूलियट के थ्रू रखा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और वो नाटक तो बहुत जगह हुआ है, रोमियो जूलियट मेरा बहुत जगह हुआ, दिल्ली में भी हुआ है, जम्मू में हुआ, मैसूर में हुआ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उसका। तो अभी तक का तो मतलब ये बेस्ट नाटक है मेरा, क्योंकि हर नाटक में मुझे मतलब मैं मेरा ग्रोथ होता है। और मैं जरूर अपने आप को पढ़ता हूँ, क्या चेंजेस आए मुझ में, क्या इसमें नया किया मैंने, इसमें क्या था और उसमें नहीं था, क्यों नहीं था, क्यों छूटा वो मुझसे जो इसमें किया मैंने। तो ये दिन प्रतिदिन मेरा भी एक ग्रोथ होता है, और मैं अपने आप को अच्छे से पढ़ता हूँ, ये चीजें उसमें नहीं था जो अभी मैंने किया। तो अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट नाटक है, और एक प्रोसेस में किया। इसमें एक्टर के साथ भी मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मेरे पास पूरा समय था, कुछ नए एक्टर भी थे, तो एक्टर को भी मैंने पढ़ना शुरू किया, उनके बहुत समीप आने की कोशिश की, और एक्टर भी मेरे नजदीक बहुत जल्दी आ जाते। मैं उनको पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में, ये मेरा प्रोसेस भी है कि मैं उनको जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक्टर के बारे में, उनका घर के साथ, परिवार के साथ रिश्ता कैसा है, उनकी समाज में कैसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या सोचता है। इस तरह से मैं बहुत उनसे खुल मतलब उनको ओपन करता जाता हूँ धीरे धीरे, और वो बहुत मेरे समीप आने लगते हैं धीरे धीरे, और बहुत इजी हो जाते हैं वो। तो मेरे लिए काम करना और भी बहुत इजी हो जाता है उनके साथ। मैं जिस तरह से चाहूँ उनको फिर मोल्ड करता रहता हूँ, और कर उनको समझ जाता हूँ मैं कि इसकी समस्या ये, आर्थिक स्थिति क्या है इसकी, परिवार की क्या है, किस तरह से सरवाइव करते हैं, कैसे इनका जीवन यापन होता है। अगर पैसे बहुत कम है इनके पास, इतना आय नहीं है, इनके आय स्रोत नहीं है बहुत ज्यादा, तो उसमें कैसे ये पूरा का पूरा इनका परिवार जो है सरवाइव करता है। तो बहुत मैं उनके नजदीक जाता हूँ, और फिर उनके साथ चरित्र को धीरे धीरे, मैं चरित्र को जो उनसे करवाना चाहता हूँ वो धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, अपने जो विषय वस्तु वो पहले रखता हूँ कि अगर आप यहाँ होते, ऐसे हो, ये हो। क्योंकि हमारे कोई भी एक्टर ड्रग्स नहीं लेते हैं, किसी ने सिगरेट पीते हैं लेकिन ड्रग्स नहीं लेते हैं। तो वो अनुभव, अब वो तो इमेजिनेशन से ही होगा, आपकी कल्पना से ही वो अनुभव वो इजाद कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो धीरे धीरे एक प्रोसेस में ये भी डेवलप किया, और बहुत अच्छे तरीके से हर एक चरित्र को उन लोगों ने रखा है स्टेज पर। जितने भी ये रिसर्च वर्क में जो चरित्र है, वो जो कुछ ऐसे चरित्र थे जो काल्पनिक थे,
तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे आगे उसने रखा। तो ये प्रोसेस जो है मुश्किल है दूसरे शहरों में करना, दिल्ली में करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास टाइम, बहुत टाइम है। मैं 12-12 घंटे इनके साथ काम करता हूँ, तो बहुत सुखद अनुभव मिलता है मुझे, बहुत सुखद अनुभव होता है मुझे। और इसी तरह की प्रक्रिया में ही तो आनंद आएगा, संतोष तो ऐसे ही काम का होगा, क्योंकि बिल्कुल रेडीमेड काम का वो मजा थोड़ी आएगा जी, या किए गए काम का वो मजा नहीं आएगा। जब आप कुछ खोजते हैं, तलाश करते हैं, फिर जब कुछ पाते हैं, वो रत्ती भर भी हो, लेकिन उसका जो आह्लाद है, उसका जो संतोष है, उसका की जो खुशी है, वो तो महत्वपूर्ण ही है, हमेशा रही। मतलब अपने आप खुद भी सीखने को मौका मिलता है ना। जी जी जी, मैं खुद भी सीख रहा हूँ अभी। और फिर मुझे लगता है जब मैं और भी जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जो निर्देशक हैं, उनके काम को जब देखता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि मेरा काम जो है अभी कुछ भी नहीं है, फिर नए तरीके से मुझे शुरू करना है। तो ये भी है, मुझे अपना ही काम जो है वो लगता है कि नहीं मैंने कुछ किया नहीं और नए तरीके से कुछ सोचना चाहिए। तो मुझे खुद को भी पढ़ने का मौका मिलता है और खुद को भी समझ में आता है कि क्या ग्रोथ है मेरे में। जब मैं आज से 10 साल पुराना नाटक अपना देखूं तो मुझे लगता है कि मैं क्या करता था उस समय, लेकिन ठीक था। चलिए, जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आया तो जैसे अभी 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 बात हुई थी कि जो ट्रेंड होते हैं और जो अनट्रेंड होते हैं उनमें क्या फर्क है। तो जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आया तो मेरा विजन धीरे 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 क्लियर हो गया कि मुझे करना क्या है, क्या उद्देश्य, क्यों आया हूं मैं, पर्पस क्या है। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पहले एक जुनून था, बस करना है नाटक, करना है नाटक। एक जुनून था, एक जोश था, एक मतलब उस जोश में हम बहुत कुछ कर जाते थे, जो कहीं आज हम चूजी हो गए हैं। आज हम सोचने लगते हैं, उस समय हम कर जाते थे, करना है कर दो, लग जाते थे। वो भी चीज भाई बार मैं सोचता हूँ कि वो अब जोश तो है लेकिन उस तरह का जोश नहीं है मेरे, क्योंकि मैं शायद ट्रेनिंग। रीजनिंग आ गई, रीजनिंग आ गई दिमाग में, तमाम तरह की तार्किकता आ गई। जी, पहले से जुनून उस तरह का था कि बिल्कुल आप सोचते नहीं थे, हाँ, अब ज्यादा अब रीजनिंग आ गई, हम अब ज्यादा विचार में पड़ गए। ज्यादा सोचने लगे कि ये करेंगे तो क्या होगा, किस तरह से बनेगा। बहुत सोचते हैं, उस समय सोचते नहीं थे, दिल से कर जाते थे, जोश में कर जाते थे। तो वो भी लगता है कि नहीं, वो होना चाहिए अपने अंदर, वो जोश होनी ही चाहिए, वो जुनून होनी ही चाहिए आपके पास। जी उसके जी बाद आप सोचें, समझ के करें, तर्क संगत बनाए, अच्छी बात। जी। नहीं, जुनून का तो रहना बहुत जरूरी है। जुनून नहीं होता तो अभी तक आप रंगमंच में थोड़ी जुड़े होते। वो जुनून तो है, जोश है, लेकिन वही है कि तार्किकता भी बढ़ रही है ना, जी, उम्र के साथ, अनुभव के साथ आपकी रीजनिंग बढ़ रही है, इसलिए वो तो स्वाभाविक है। विपिन जी, नाटक तो है, नाटक तो अब एक तरह का कर्म हो गया है आपका, आपका 24 घंटे का शगल हो गया, लेकिन नाटक के अलावा भी कोई रुचियां क्या हैं, इंटरेस्ट, हॉबीज क्या हैं? सिर्फ पढ़ने का है मेरे, बहुत ज्यादा ऐसे अब तो इस तरह से कोई हॉबी नहीं है, लेकिन ज्यादा पढ़ने और अच्छे नाटक को देखता हूँ मैं। मेरे पास तो बहुत सारे वीडियो भी हैं यहाँ पर, अच्छी फिल्में देखता हूँ, लेकिन पढ़ने में ज्यादा रुझान है मेरा। अभी जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इस दौरान, बहुत कुछ पढ़ा है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। लेकिन आज के जो नई पीढ़ी आ रही है, वो पढ़ने से बहुत गुरेज करती है, वो पढ़ने से बहुत भागती है। उनको लगता है कि वो कहते हैं कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आज के जो ये अभिनय। दुर्भाग्य है हमारा। मैं भी इस चीज को अपने एक्टर से भी बोलता हूँ और सारे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनसे भी बोलता हूँ, जो ये नेट पे लगे रहते हैं, पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि पढ़ने की इनकी आदत ही नहीं है, ये पढ़ना ही चाहते हैं। लेकिन वो आदत इनमें जो है, वो चीजें मैं डालने की कोशिश करता हूँ। लाइब्रेरी में बैठाता हूँ मैं तो जबरदस्ती कि आपको 1.5 घंटा लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, ये एक पीरियड है, एक क्लास है ये। और क्या पढ़ा है आपने, अ, हर कोई मुझसे जो है डिस्कस करे, वो एक सेशन रखता हूँ मैं। तो वो आदत डालता हूँ। जो ये नेट पे लगे रहते हैं, ये कहीं ना कहीं
अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, बहुत सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन नुकसान भी है। जो ये 16 घंटे 12 घंटे ऐसे लगे रहते हैं उसमें, तो नुकसान तो है, बहुत ही नुकसान है। लेकिन कुछ चीजें हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं भी कई बार जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता हूँ, मैं भी सर्च करता हूँ, लेकिन मुझे उसकी लिमिटेशन मालूम, इससे ज्यादा नहीं। किसी और डायरेक्टर की यादगार प्रस्तुति जो आपके दिलो दिमाग में आज भी ताजा है, जिंदा है? मेरे लिए तो मतलब आज भी जो है रतन थियम सर, वो हमेशा ताजा रहते हैं, उनका प्रोडक्शन नाटक, कि मैंने ज्यादातर उनके साथ काम भी किया है और मुझे नाटक देखने का मौका भी मिला है। तो आज भी जो है उनका नाटक जो है मुझे छूता है, जिस तरह से वो डिजाइन करते हैं, और मैं बहुत बहुत प्रभावित होता हूँ उनके काम से। जिस तरह से वो नाटक डिजाइन करते हैं, जिस तरह से उनके एक्टर्स काम करते हैं, और जिस तरह से वो सब्जेक्ट को रखते हैं, चीजों को जिस तरह से रखते हैं, तो वो बहुत छूता है मुझे। कोई ऐसा सपना, कोई ऐसा ख्वाब अधूरा रह गया है? ये तो कभी भी पूरा नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं करने को, जब आपको लगता है कि ये भी अभी छूट रहा है, वो छूट रहा है, ये छूट रहा है, वो करना है, तो ये तो कभी भी, देखिए, जब तक मैं करता रहूंगा रंगमंच और जब तक मैं जुड़ा रहूंगा, हमेशा लगेगा कि कुछ छूट रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करना है मुझे, और वो धीरे धीरे ही होगा। मैं सोचूंगा तो अमल भी करूंगा, जब तक सोचूंगा नहीं तब तक वो होगा नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल है कि बहुत कुछ अभी मुझे करना है, कुछ नए तरीके से मुझे शुरू करना है। अब मुझे लगता है कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र में जाके काम करूं, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत समय दे दिया है, और अब लगता है कि अब मेरे को जाना चाहिए, अब उधर भी कुछ काम करना चाहिए। मैं बिल्कुल कट गया हूँ हिंदी भाषी क्षेत्र से, और मैं इस तरह से प्लानिंग भी कर रहा हूँ कि मैं जाऊंगा वापस और उधर काम करूंगा। जैसे आप एनएचडी के सेंटर के डायरेक्टर हैं सिक्किम में, तो आजकल जितने भी ये नए यंगस्टर्स आते हैं, वो कहीं बीएनए भर रहे हैं, कहीं एनएचडी भर रहे हैं, कहीं बनारस भर रहे हैं, कहीं सिक्किम भर रहे हैं, जहाँ भी जैसे जिसको सुविधा मिलती है, जो ऐसे ही मतलब कि चलो ट्रेनिंग लेने चल, ऐसे नए लोगों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आप बतौर डायरेक्टर बैठे हुए हैं एक सेंटर पे, वहां भी आपका ऐसा साक्षात्कार होता होगा, ऐसे जो लड़के आते हैं जिनकी कोई पीछे कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई ऐसा अनुभव नहीं है, बस आ जाते हैं कि, तो कोई खास इंगित करना चाहेंगे, कोई खास टिप्पणी देना चाहेंगे, कोई टिप्स? एक बहुत ही जरूरी है कि जो भी विद्यार्थी आते हैं, जरूरी ये हो जाता है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करें, कि मुझे अगर इस क्षेत्र में जाना है तो क्या क्या चीजें होंगी जो मुझे वो सहन करना पड़ेगा, है ना? कितना संघर्ष होगा जो उसके लिए मेरे को तैयार तैयार रहना पड़ेगा, और किस तरह से मैं क्या करने आ रहा हूँ, वो उद्देश्य उनको मालूम होना चाहिए। कि अभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आते हैं, बस वो एक ग्लैमर वर्ल्ड उनको दिखता है, ग्लैमर दिखता है, चलो वहां चला जाऊंगा, एनएसडी सिक्किम चला जाऊंगा, या एनएसडी चला जाऊंगा, या बीएनए चला जाऊंगा, वहां से वो करके वो एक ग्लैमर दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो उनको अभी भी क्लियर नहीं है, वो अभी भी उनकी समझ नहीं है। वो समझ तो बनानी पड़ेगी। जब यहाँ हम मेहनत करते हैं उनके साथ, 12 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, तब उनको लगता है कि ये मैं कहाँ आ गया। तो इस तरह से अपने आप को तैयारी करके आना पड़ेगा, और ऐसे ही लोग फिर तरक्की भी करते हैं, ऐसे ही लोग आगे बढ़ जाते हैं जिनका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल मोटिवेशन क्लियर है कि मुझे क्या क्या करना है, यहाँ क्या क्या लेना है। जब मैं एनएसडी गया तो मुझे मालूम था कि मुझे क्या क्या करना है, यहाँ क्या क्या चीजें मैं ले सकता हूँ, कितना ले सकता हूँ, और कितना लेना चाहिए मुझे।
तो ये बहुत जरूरी। जब मैं यहाँ सिक्किम में आया था तो यहाँ तो रंगमंच था ही नहीं, तो मुझे बहुत समस्याओं से उलझना पड़ गया यहाँ पर कि मैं कैसे करूंगा, यहाँ तो एक्टर भी नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे तो यहाँ एक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे, और रंगमंच ही नहीं है यहाँ, तो रंगमंच होता ही नहीं था, नाटक होता ही नहीं था। कभी 70 के दशक में हुआ होगा, लेकिन उसके बाद तो कभी भी नाटक नहीं हुआ यहाँ पर। दर्शक नहीं यहाँ पर देखने के लिए, तो मुझे वो भी एक जिम्मेदारी लेनी थी कि दर्शक भी बनाना है मुझे। तो वो एक चुनौती भरा काम था, और मैंने उसको फिर, और मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ से 2 बार भागा भी, मैं नहीं कर पाऊंगा, वापस चला गया मैं। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये एक काम ऐसा है जो आपके सामने एक चैलेंज है। अगर आप भागेंगे तो आप रंगमंच, तो फिर रंगमंच का रंगमंच ही नहीं विकसित होगा, या छूता रह जाता शायद सिक्किम। फिर मैं वापस आया और फिर शुरुआत हुई मेरी। ये मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, फिर अभिनेता बनाना शुरू हुआ। तो ये भी बिल्कुल कि क्यों करना है, बस वो था कि मजा आएगा, चला जाए, अभिनय करेंगे तो मजा आएगा। लेकिन धीरे 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 कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हुआ, धीरे धीरे विजन बना, और उस विजन में ये काम करने लगे कि क्या है इसके फायदे। तो अभी जो युवा आता है, युवा वर्ग आता है, वो बहुत कंफ्यूज होता है। फिर कई सारे ऐसे युवा आते हैं जो इनको घर से, परिवार से कोई सपोर्ट नहीं इस प्रोफेशन में आने के लिए। अभी तो बहुत ज्यादा, अभी देखिए पिछले साल भी इतने लोगों ने अप्लाई किया, वो अभी एडमिशन नहीं हुआ, अभी इस साल से तो होने जा रहा है। लेकिन पिछले साल ज्यादातर एमबीए के स्टूडेंट्स, ज्यादातर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। ऐसे लोग आए हैं, हमारे पास 2 एमबीए करके आए थे बच्चे जो पास कर गए। अभी हमने उनसे पूछा था, कह रहे नहीं वो तो पेरेंट्स की जिद थी तो हमने ये कर लिया। जी यही जवाब, ये मैं भी कई जगह फैकल्टी में जाता हूँ, तो कोई एलएलबी करके आया, कोई एमबीए करके आया, कोई कुछ इंजीनियरिंग करके आया। हाँ, वो यही जवाब देते हैं कि वो माता पिता के पेरेंट्स की जिद की वजह से किया था, ये अब अपने मन से करने आया हूँ। जी, अब देखिए गोरखपुर से हमारे यहाँ एलएलबी करके एक लड़का आया, मैंने कहा भाई तुमने एलएलबी किया, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर वो तो माता पिता की इच्छा थी, तो मैंने उनकी इच्छा पूरी जो कर दी है। अब मैं अपने मन की सुनूंगा, अपने मन का काम करूंगा। तो हमने कहा उसका क्या होगा एलएलबी का? तो उसने बहुत सीधे सपाट जवाब दे दिया, उसको आप ग्रेजुएशन मान लीजिए कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन मान लीजिए, जो मानना आप मान लीजिए, लेकिन मैं ग्रेजुएट तो हो गया ना। वो एलएलबी को कह रहा है कि आप उसको मान लीजिए। तो ऐसे भी बहुत कंफ्यूज बच्चे आते हैं जिनकी इच्छा तो कुछ और है, करके कुछ और आ रहे हैं। लेकिन यही बेहतर होगा कि अगर आप जो भी करने जा रहे हैं, जिस भी सेंटर पे या किसी भी ड्रामा स्कूल में जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी करके आए, अपना पूरा मंसूबा बना कर आए कि आपको करना क्या है, सिर्फ ग्लैमर या किसी की सुनी सुनाई पे ना भागे। अगर वो एकदम अपने आप को तैयार कर लिए कि नहीं मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है, एक उसका कमिटमेंट है और उसकी इच्छा है, तो अब हमारी भी, हम टीचर्स की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसके साथ बेहतरीन काम करें, उसका जो विजन है वो हम क्लियर करें, वो अब इसके बाद कंफ्यूजन में ना रहे। अगर वो आया है तो प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग हो, हम उसको लगातार उसको गाइड करें, लगातार उसको ऑब्जर्व करें। नहीं तो ऐसे बच्चों में तो और भी ज्यादा भटकाव आएगा बाद। अगर वो आ गया तो पूरे कमिटमेंट के साथ जाए, वो या तो रंगमंच करे, अगर उसकी इच्छा है फिल्म करना है, सीरियल करना है तो वो भी करे। लेकिन अब एकदम इसके बाद, यहाँ के बाद, वो कोर्स करने के बाद वो एकदम क्लियर रहे, मुझे अब यही करना है तो करना है। ये हमारी भी जिम्मेदारी, हम उसको भटकने ना दें। अब अगर वो आ गया है तो बहुत बढ़िया भाई, बातें करते करते देखिए कि हमारा समय कब चला गया पता भी नहीं चला, और लेकिन बहुत ही
अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें आपने अपने अनुभव से साझा की। तो कोई ऐसा सवाल आपको लगता है कि जो मैं नहीं पूछ पाया या मुझे पूछना जरूरी था, ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हो? नहीं, काफी तो बातचीत हो चुकी है हम लोगों की। जो मैं सोच रहा था वो तो काफी बातचीत हो चुकी है। जी। और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ 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 रहेगा। भरत वाक्य कुछ कहना चाहें? जी। तो बहुत ही अच्छी बातें हुई। बस चलते चलते आपके लिए बस इतना ही कहूंगा कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, अब कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। तो आपने जो सांचे बदले हैं या सांचे बदलने का काम जो कर रहे हैं, ईश्वर आपको वो शक्ति दे, आपको पूरी कामयाबी दे। रंगनाथ के इस मंच पर आप आए, आपने अपना अनुभव साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवांशु जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे